के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब में और मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान भर का बिलखुसूस कराची सिंध का बच्चा बच्चा फ़हीम भाई को बहुत अच्छी तरह जानता है और फ़हीम भाई वो हैं जिनको हम अपने उस्तादों की तरह मानते हैं। अपनी ज़ात में एक इदारा है। फ़हीम भाई ने जो काम किया है, फ़हीम भाई का एक काम है रिकॉर्ड, एक नया ट्रेंड जो फ़हीम भाई ने दिया था क्राइम के ऊपर जो प्रोग्राम शुरू किए थे वो शायद इनसे पहले किसी ने शुरू नहीं किया था। और हम जब मेन स्ट्रीम मीडिया पर आए, हमने काम करना शुरू किया है तो हमने कोशिश की फ़हीम भाई को कॉपी करने की और कर नहीं सके, लेकिन हमारे लिए फ़हीम भाई एक उस्ताद का दर्जा रखते हैं और जैसा मैंने अभी बीच में कहा कि फ़हीम भाई एक इदारा है। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगी फ़हीम भाई का कि बहुत मसरूफियात में बहुत सारी अभी इनकी मीटिंग्स चल रही थी, उसमें फिर भी इन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोज थोड़ा सा माइक ऊपर कर लीजिएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल रोज जैसा हूँ, ROS रोज। माशाल्लाह। फ़हीम भाई, सबसे पहले तो मैं मजम्मत करूंगी कि आपके साथ जो जुल्म हुआ और ये अच्छी बात नहीं है किसी को बेरोजगार करना, और वो शख्स जो अपनी ज़ात में इदारा है जिसने इस कौम को कुछ दिया है, एक नया ट्रेंड दिया, काम किया, फ़हीम भाई का काम बोलता है और उनको इस तरह से कर दिया, तो फिर हम जो छोटे छोटे से तिफले मकतब सहाफ़ी हैं, हमारी तो कोई औकात ही नहीं हुई फिर। नजम ज़हरा, एक तो आपने इस तरह से बात शुरू की है कि मुझे ये शेयर कहना पड़ रहा है कि बनकर ही ना रह जाऊं कहीं अक्से इल्तिजा, इतना मेरे वजूद से ऊंचा ना कर मुझे। मैं बहुत खाकी आदमी हूँ, बहुत ज़मीन पर रहने वाला इंसान हूँ और कुछ भी नहीं समझता खुद को। और जो ज़्यादती की आप बात कर रही हैं, डेफिनेटली वो ज़्यादती तो है, लेकिन मुझे उसका कोई दुख या मलाल नहीं है। और उसकी वजह यह है कि एक होता है ना कि जनाब आप अपने लिए कुछ मांग रहे हो और वो ना मिले, तो ये होता है कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। मेरे मामले में तो ऐसा नहीं है। मैं अपने लिए तो कुछ नहीं मांग रहा था। मेरा जियो की इंतज़ामिया से मुतालबा यही था कि जनाब आप जो 7 साल से तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ है और कम से कम 2 लाख वालों तक की तनख्वाहों में आप इजाफा कर दें, क्योंकि जो इस वक्त एक इस मुल्क में महंगाई की सूरत हाल है उसमें लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है, तो आप वो कर दें। आप अपने इदारे में तनख्वाह का कोई एक दिन मुकर्रर कर दें। ग्रेजुएटी और प्रोविडेंट फंड जैसे जो लेबर लॉज के तहत जरूरी है वो चीजें कर दें। तो मैं तो ये मांग रहा था, उसको वो उन्हें पसंद नहीं आया। एनीवे, नो इशू, मुझे कोई दुख नहीं है, कोई मलाल नहीं है। 21 साल बड़े सब्र से, बड़ी सुकून से, बड़े मजे से नौकरी की है और अब अपना यूट्यूब चैनल चलाएंगे और मैंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया जिसकी तरफ आपने बात की। तो आप मुझे जल्द जो है वो डिजिटल मीडिया में भी देखेंगे। ज़बरदस्त फ़हीम भाई, ये तो आपने बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनाई और मुस्तकिल जो है हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फ़हीम भाई, वैसे तो प्रेस क्लब हम कराची के जो जर्नलिस्ट हैं हमारे लिए एक घर का दर्जा रखता है। हम लोग रोज़ ही यहाँ होते हैं, सलाम दुआ होती है, गपशप होती है, लेकिन आज हम जो जमा हुए हैं हमारे एक इनकलाबी सोच रखने वाले इंसानियत दोस्त वकील जनाब जिब्रान नासिर के लिए, जो न सिर्फ एक कानूनदान हैं बल्कि सोशल वर्कर हैं जो हर जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। उनको जो कल अगवा किया गया है, आप थोड़ा सा तफसील से बताएं कि ये इदारे ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसकी अगर हम जुल्म के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो उसकी इतनी गंदी सज़ा कि आप माँ बहनों बेटियों के सामने, बीवी के सामने तशद्दुद करते हुए, दादागिरी से घसीटते हुए ले जाएं। आप तो खुद कानून के रखवाले हैं, तो आप कानून को कैसे तोड़ रहे हैं, आप कानून के खिलाफ कैसे जा रहे हैं? नजम ज़रा देखिए, इसमें एक बात तो यह है कि आपने ये कहा कि इदारे ये कर रहे हैं। अभी तक ये बात क्लियर नहीं है कि इसको कौन लेकर गया है, लेकिन हम एक बात ज़रूर कहते हैं कि उनको अगर नामालूम अफराद कहा जाता है, आपने कहा इदारे, मैं भी ये कहता हूँ कि वो मालूम अफराद हैं। अब ये मालूम अफराद जब ये कर रहे हैं और ये आज से नहीं कर रहे, इस मुल्क में ये तारीख अगर आप उठा के देख लीजिए तो ये इस मुल्क में हमेशा हुआ है। ठीक है, कोई भी दौर आप उठा के देख लीजिए, उस दौर में इस तरह के वाकयात हुए हैं। उसमें सहाफ़ी भी शामिल हैं, उसमें सियासी वर्कर्स भी शामिल हैं, उसमें दीगर लोग जो हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो शामिल हैं। यानी जो हक और सच की बात करे उसके साथ ऐसा होता आया है जो आज जिब्रान नासिर के साथ हुआ है। अब होना क्या चाहिए, मैं बहुत क्लियर हूँ इसके ऊपर कि देखिए, पाकिस्तान को अगर आप चाहते हैं कि ये तरक्की करे तो इसकी तरक्की में जो रुकावट है वो सबसे बड़ी ये है कि आपने यहाँ पे आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी लगा रखी है।
آپ کو یہ پابندی اٹھانا ہوگی, لوگوں کو سچ بولنے دینا ہوگا, لوگوں کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے دینا ہوگا, آپ کو لوگوں کی تنقید برداشت کرنی ہوگی. دیکھیں ہم یہ نہیں ہے کہ ہم کسی سے کوئی نفرت کرتے ہیں, نفرت کا ایلیمنٹ نہیں ہے یہاں پہ. ایلیمنٹ صرف یہ ہے کہ یار آپ بھی ہو ہم بھی ہیں, آپ بھی پاکستانی ہو ہم بھی پاکستانی ہیں, آپ بھی پاکستان کے لیے کام کرو ہمیں بھی پاکستان کے لیے کام کرنے دو. تو یہ جو ایک لکیر کھینچنے کی کوشش ہے نا, میں صرف اس کے خلاف بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں کرو یہ, اور اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں ہمیشہ کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو میری یہ درخواست ہوتی ہے, میرا یہ مطالبہ ہوتا ہے, میری اپیل ہوتی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی, چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی, کہ خدا کے لیے ان چیزوں کا نوٹس لو, خاص طور پہ اس چیز کا تو ضرور نوٹس لیں جس پہ انگلی آپ کی طرف اٹھ رہی ہو, آپ کے لوگوں کی طرف اٹھ رہی ہو. تو میں ابھی بھی یہی کہوں گا چیف آف آرمی اسٹاف سے کہ خدا کے لیے جبران ناصر کے اغوا کا جو ہے وہ نوٹس لیں. جبران ایک اچھا انسان ہے, اچھا انسان میں اسے اس سینس میں بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگوں کا درد رکھتا ہے, دل میں درد رکھتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں, اس کے لیے وہ کام کرتا ہے باقاعدہ. ڈیفینیٹلی آپ کو کبھی اس کی کوئی بات بری لگی ہوگی, اور اگر آپ کو کوئی بات بری لگی ہے تو ملک کے قوانین موجود ہیں, اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے, کوئی غلط بات کی ہے, ملک میں قوانین موجود ہیں, آپ اس کے خلاف مقدمہ درج کرتے, آپ اس کے لیے وارنٹ لے کر آتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا قانون پسند آدمی ہے کہ آپ اگر اس کو اس کے وارنٹ دکھاتے وہ آپ کے ساتھ چل پڑتا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ راہ چلتے لوگوں کو اٹھا لو اور غائب کر دو, یہ غلط طریقہ ہے. تو خدا کے لیے ہم سب کو پاکستانی تسلیم کر لیجئے, ہم سب کو بھی اسی طرح سے پاکستانی تسلیم کر لیجئے جس طرح سے آپ خود کو پاکستانی سمجھتے ہیں. یہی اس ملک کی ترقی کا ایک راز ہو سکتا ہے. میں رات سے نا ایک سوال میرے ذہن میں اٹھ رہا ہے, اور باقاعدہ مطلب میرے دماغ کی جو پرتیں ہیں نا وہ ہل گئی ہیں, کہ جبران ناصر ایک فیمس وکیل ہے, ایک جانے مانے سوشل ورکر ہیں, ایک ان کا معاشرے میں مقام ہے, مرتبہ ہے, اور ایلٹ کلاس کے کہلاتے ہیں. پہلے تو ہم یہ کمپلیکس کا شکار ہوتے تھے نا کہ امیروں کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا اور غریبوں کے ساتھ ہوتا ہے. جبران ناصر تو بڑی ایلٹ کلاس کے اور بڑے کھلے دماغ کے, بڑی اوپن فیملی سے ہیں. تو ان کی بیوی اور ان کے رفقا جو ہے رات بھر قائل کرتے رہے صبح فجر تک. کلفٹن تھانے والے جو عملہ ہے, ایس ایچ او ہے, کہ واللہ آپ خالی ایک درخواست تو ہمیں ریسیو کر لیں, آپ ایف آئی آر تو کاٹ لیں. تو پولیس والوں نے ہاتھ اٹھا دیے. تو فہیم بھائی میرا سوال یہ ہے کہ جو بیچارہ ریڑھی لگانے والا ہے, جو گنے کا جوس بیچنے والا ہے, سبزی بیچنے والا ہے, اس کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا؟ دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کلفٹن تھانے کے عملے کے رویے کی, یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. اس ملک میں یہ اس سے پہلے ہزاروں مرتبہ شاید لاکھوں مرتبہ ہوا ہو. یہ رویہ جو ہے نا یہ بیسیکلی اس بات کی نشانی بھی ہوتا ہے کہ ان کے پر جلتے ہیں اور انہیں بھی پتا ہے کہ کون لے کے گیا ہے. تو یہ پر جلنے والا معاملہ ہے. جس صوبے میں یا جس شہر میں یا جس ملک میں آئی جی سندھ کو لے جائے, اس شہر میں آپ یہ تصور کر رہی ہیں کہ جبران ناصر جو ایک وکیل ہے, بس جو ایک صرف سوشل ایکٹیوسٹ ہے, جو صرف انسانی حقوق کی بات کرنے والا ہے, اسے لے گئے ہیں اور تھانے دار جو ہے مقدمہ درج کر لے. کیا اس تھانے دار نے اس شہر کے اس وقت مقدمہ درج کیا تھا جب آئی جی سندھ کو جو ہے لے جایا گیا تھا, بلا کے اپنے ساتھ لے جایا گیا تھا؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تھوڑی سی خطرناک ضرور ہیں, اور ہمیں یہ بات کہنی چاہیے, برملا کہنی چاہیے کہ جس طرح سے آئی جی سندھ کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اور اس وقت جس طرح سے اعلیٰ سطح پہ نوٹس لیا گیا تھا, بالکل اس طرح کا نوٹس آج لیا جانا چاہیے. آج آپ کو جبران ناصر کے لیے نوٹس لے کر اسے بازیاب کرا کر اس کے گھر والوں کے حوالے کرنا چاہیے, اور خدا کے لیے یہ سلسلہ روک دیں. میں پھر کہتا ہوں کہ یہ سلسلہ اس لیے بھی روک دیجئے کہ ہم بھی پاکستانی ہیں. ہم اگر کچھ غلط کر رہے ہیں تو آپ قانون کا راستہ اختیار کیجئے. خدا کے لیے یہ جو طریقہ کار ہے اس کو روکیں اور ہمیں بھی پاکستانی تسلیم کر لیجئے. فہیم بھائی آپ کی بات سے ہی میں نے ایک سوال نکالا. میں یہ بھی سوچ رہی ہوں کہ ہمارے ہاں جب دل چاہتا ہے تو رات 12 بجے اتوار والے دن عدالتیں کھل جاتی ہیں, اور کہاں ایک وکیل جو کہ تقریباً سبھی ہمارے بڑے بڑے ججز جو ہیں وہ جانتے ہیں. آج بھی جب کے آقا کی عدالت میں جبران ناصر کو پیش ہونا تھا تو ان کی اسسٹنٹ جو ہیں خاتون, وہ گئیں اور انہوں نے بتایا کہ جبران صاحب نے آنا تھا ماہم امجد کے جو والد کو قتل کیا گیا ہے اس حوالے سے, مگر ان کو اغوا کر لیا گیا. تو انہوں نے بڑی حیرانی کا اظہار کیا اور برہمی بھی انہوں نے کی کہ ایسے کیسے ان کو اٹھا کے لے گئے اور بیچ راستے سے, اور آپ لوگ جو ہے پٹیشن داخل کریں. تو کیا ہمارے چیف جسٹس صاحب کو اپنے اس بچے کے لیے, بچہ ہی ہے نا وہ ان کا, اس بچے کے لیے, کیونکہ وہ بھی تو کبھی وکیل تھے نا,
उन्होंने भी तो कानून की जब डिग्री ली थी तो वो स्टूडेंट थे, फिर जाके जज बने, तो उनको नहीं चाहिए था कि वो उसी तरह से मोटो नोटिस ले जिस तरह इतवार को अदालतें खुली थी? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़े से कानूनी पेचीदगियां हैं, कानूनी मामलात हैं, और सो मोटो का जो इख्तियार है उसके ऊपर आपको भी पता है कि बड़ी बातचीत चली है। जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इसके ऊपर मामला हुआ तो पार्लियामेंट तक में ये मामला गया है। मेरे ख्याल है कि जजेस थोड़े से मोहतात हैं, और सो मोटो लेने का इख्तियार किसी हद तक जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि वो सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर हैं। तो मेरा ख्याल है के आगा एक बहुत अच्छे नामवर वकील रहे हैं, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस में जो है वो अपेयर होते थे, और हमने उनके वहाँ दलाइल भी सुने हैं, हमने उन्हें वहाँ रिपोर्ट भी किया है। तो वो एक अच्छे नामी गिरामी वकील रहे हैं, और जज भी बहुत अच्छे हैं। तो मेरा ख्याल है कि कहीं कानूनी पेचीदगियों का मामला आया होगा जिसकी वजह से उन्होंने ये बात की, और पिटीशन फाइल हो जानी चाहिए थी। और पिटीशन के बाद अब देखते हैं कि हमारी अदलिया का जो है वो क्या किरदार होता है। और डेफिनेटली वो उनके बच्चे हैं, जिब्रान नासिर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और अदलिया को, चाहे वो सिंध की अदलिया हो, चाहे वो पाकिस्तान की अदलिया हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के और पाकिस्तान हो, उन्हें इस वाक़े का नोटिस लेना चाहिए। और फिर एक बात और मैं जो है पाकिस्तान भर की बार से भी कहूँगा कि एक वकील के अगवा के ऊपर उन्हें जिस तरह का रिएक्शन देना चाहिए था, शायद उन्होंने वो रिएक्शन नहीं दिया है। और अगर ये रिएक्शन उन्होंने आज नहीं दिया है तो कल इससे कहीं ज्यादा बात हो सकती है। सिर्फ जिब्रान नासिर की बात नहीं है, समीरुल्लाह एडवोकेट भी गायब है। मुझे नहीं मालूम कि उनका क्या मामला है, वो कौन है, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता, मैंने सिर्फ उनका नाम सुना है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि किसी से मुताल्लिक भी कोई भी बात है, कानूनी रास्ता अख्तियार करना चाहिए। आप FIR दर्ज करें, उस शख्स को लेके जाएं, उस शख्स से वारंट रजिस्ट्रेट से इशू कराएं, अदालत में पेश कर दें, बात ही खत्म हो जाएगी। वो शख्स जो है जाने, अदालत जाने। लेकिन ये तरीक़ेकार गलत है। बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई ने। आपके चैनल पे एक बात आखिर में मैं जरूर कहूंगा कि प्लीज, इनका चैनल तो आप देख ही रहे हैं, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। FIR विद फ़हीम सिद्दीकी, FIR विद फ़हीम सिद्दीकी, ये एक ऐसा नाम है FIR का जो आप मुझे 10 साल तक स्क्रीन पे देखते रहे, और अब आप डिजिटल मीडिया में देखिए। जी बिल्कुल, फ़हीम भाई ने बहुत ज़बरदस्त काम किया कि सोशल मीडिया पे अपना चैनल बना लिया है। आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि फ़हीम भाई ने जिस तरह कहा कि खुदारा हमें भी पाकिस्तानी समझिए, हम रियासत को कहते हैं कि रियासत माँ है, तो हमारी भी दरख्वास्त है कि रियासत माँ ही रहे, डायन ना बने, नागन ना बने जो अपने ही बच्चों को खा जाती है। तो आप कुछ कितना जुल्म कर लें, मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि कुफ्र की हुकूमत चल जाएगी, जुल्म की नहीं चलेगी। और मैं अपने हमेशा यही कहती हूँ कि जुल्म से नफरत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए। इजाज़त चाहूँगी, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।